Hello everyone, welcome to Tiwari Agriculture BSc semester classes YouTube platform. And now going to discussing about the farming based livelihood system course. इस कोर्स में हम लोगों ने जो है 3 क्लासेस कर लिया है और उन 3 क्लासेस में कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो एमडीसी है, एमडीसी 111, इसमें हम लोगों ने जो है अभी तक अगर बात करते हैं तो 3 लेक्चर हुए हैं। इन फर्स्ट लेक्चर वी आल्सो डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है कि एक फार्मर्स जो है वो अपनी कैसे जो है अपने लाइवलीहुड को जो है चलाता है, अपने आजीविका को चलाता है एग्रीकल्चर से। फिर सेकेंड लेक्चर में स्टेटस की बात हम लोग कर रहे थे, स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट स्टेट्स। और थर्ड क्लास में जो है स्टेटस ये जो था इसी को हमने कंटिन्यू किया था, कंप्लीट हो गया था। आज ये इसकी फोर्थ क्लास है। ठीक है, और ये फोर्थ क्लास आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, मतलब लाइव होगा लेकिन प्रीमियर लाइव होगा। और आज ही जो है एक क्लास और मिलेगी आपको, वो रात में 9 बजे लाइव होगी। ठीक, अब यहाँ पर जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो जैसा कि आप लोगों ने पहला टॉपिक देखा हो, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। तो इंडिया की हमने बात कर लिया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का कितना जो है कंट्रीब्यूशन है, क्या है रैंक, क्या है, इन सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो 10-15 स्टेट्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वहाँ पर जो है कौन सी क्रॉप ज़्यादा ग्रो होती है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, और स्पेशली किस पर्पस के लिए जो है वो कंट्री में जो है अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो स्टेट, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेट्स वाला जो है आज ये अपना हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या होगा, संडे को जैसे 2 क्लास मिल गई आपको, एक रिकॉर्डेड और एक ऐसे, एक अभी और टाइम हुआ तो एक और आपको रिकॉर्डेड के रूप में भी क्लास मिल जाएगी, तो सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम आज पढ़ेंगे चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक, चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर यानी चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, इन इंडियन एग्रीकल्चर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे वो इंडियन एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है। ठीक है, इन इंडियन एग्रीकल्चर, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय कृषि में चुनौतियां। भारतीय कृषि में चुनौतियां। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं, जो टॉपिक यहाँ पर है कि चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारी भारतीय कृषि है, तो उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं,
ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, कि उन चैलेंजेस को जो है उनसे हम क्या करें, उनसे लड़ करके हम अपनी जो है एग्रीकल्चर को आगे करें, उसकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जो है चैलेंज के एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको देखें, हैं प्रॉब्लम्स बेसिकली, लेकिन हम उनको हम चैलेंज बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको जो है हमको पीछे करके अपने आप एग्रीकल्चर को आगे करना है। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो बेसिकली तीन चैलेंजेस हम यहाँ पर उसको अगर क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा है आपका सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, दूसरा जो है वह है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मिट्टी है, ठीक है, उसको कह सकते हैं मिट्टी की जो है दशा खराब होना, कह सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो उसको मृदा क्षरण कह सकते हैं, मृदा क्षरण। और तीसरा चैलेंज जो है वो है वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो है वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, मतलब जल दुर्लभता या जल की कमी। ठीक है, तो ये तीन मेजर चैलेंजेस हैं अगेंस्ट इंडियन एग्रीकल्चर के। ठीक है, हम वर्ल्ड लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसके तीन चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट का मतलब क्या है? क्लाइमेट का मतलब ये है, जलवायु आपने पढ़ा रखा होगा छोटी क्लासों में, आगे पढ़ेंगे अब आप बीएससी के कोर्सों में। जलवायु मौसम, तो मौसम मतलब वेदर, जलवायु मतलब क्लाइमेट। तो मौसम क्या होता है? जो है एट दैट टाइम जो कंडीशंस हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट की, वो क्या है? वेदर है। ठीक है, वेदर क्या है? कि जो आपकी जो है इंस्टेंट कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट, वो वेदर है, मतलब वातावरण की क्षणिक अवस्था। वहीं पर क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट कैन बी डिफाइन एज द समीशन ऑफ वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स का जो है समीशन है, और ये क्या होता है? कई वर्षों का होता है। ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, मतलब कई वर्षों का मिला देते हैं, तो वो मौसम का जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं या मौसम संबंधी जो भी दशाएं हैं उनका योग कर दें तो हमको जलवायु प्राप्त होती है। तो जलवायु में परिवर्तन जो है क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, लेकिन होता है और हो गया है। अब वहीं पर अगर अपने बाबा, आपके बाबा हैं अगर, तो उनसे पूछेगा
बाबा जो अभी मार्च में ही लोग जो है पंखा चलाने लगते हैं, कूलर लगा लेते हैं, तो क्या पहले आप जब छोटे थे, अगर वो 80-85 साल के हैं, तो जब आप छोटे थे तो क्या इतनी गर्मी मार्च के महीने में होती थी? तो कहेंगे नहीं बेटा इतनी नहीं होती थी। लेकिन आज वो कंडीशन क्या आ गई है कि मार्च में ही गर्मी होने लग रही है, अपना जो है कूलर चलाने लग रहे हैं। तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हुआ लेकिन 70-80 साल बाद हुआ। तो और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज का जो है और ज्यादा जो है इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और जब हम लोग, मतलब आप और हम, ज्यादा अंतर नहीं है, 2-4 साल का अंतर है, तो जब आप और हम आने वाले समय 50-60 साल के होंगे, तब तक अगर जी गए, तो फिर देखेंगे कि अभी जो है मार्च में हम क्या कर रहे हैं, जो है कूलर चला रहे हैं, तो पता चले फिर फरवरी में चलाने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज, अब इसका इफेक्ट, इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो हमारे क्रॉप्स पर भी पड़ेगा, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्रॉप पर ही पड़ेगा, एनिमल्स पर भी पड़ेगा, ठीक है, और हमारी जो फूड की जो उसको कंज्यूम करने का हैबिटाट है वो उस पर भी पड़ेगा, और हमारे हेल्थ पर पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर के लिए कि हमको उस तरीके से खेती करनी है, उस तरीके से क्रॉप्स ग्रो करना है, उस तरीके से हमको लाइव स्टॉक करना है, ठीक है, कि जो ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो उसका इम्पेक्ट ना पड़े, ठीक है। मतलब ये है कि अब ऐसा ना हो कि हम उस पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे क्रॉप को इफेक्ट करेगा, हमारे जो है एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। तो अब हमको जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, वैरायटीज को डेवलप किया जा रहा है, या जो ब्रीड्स हैं, वो क्या है कि जो प्रेजेंट टाइम की क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, ठीक है। अब उतना टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, अब ज्यादा टेम्परेचर भी क्रॉप के लिए, अब जून जुलाई में इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि नहीं? तो उस टाइप की वैरायटीज को डेवलप किया जाए, उस तरीके से हम एग्रीकल्चर करें, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंड ऑन क्लाइमेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो घर के अंदर कर लेगा, क्लाइमेट जो है मेन फैक्टर है, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है जो, ठीक है। तो उस तरीके से हमको काम करना है। तो एग्रीकल्चर के लिए आने वाला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो ये 3 लिखे उसमें से क्लाइमेट चेंज है। और ये क्लाइमेट चेंज जो है हमारी फूड चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इससे हमारा अल्टीमेटली एग्रीकल्चर भी जो होगा वो प्रभावित होगा। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले क्या है, डे बाय डे क्या है, हम देखते हैं कि चीजें बदल रही हैं, ठीक है। मतलब अब आप वही टेम्परेचर की बात मैंने की, और क्लाइमेट चेंज होगा कैसे? जो भी जो है पोल्यूटेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, अब आप खुद ही सोचिए, इतने ज्यादा व्हीकल चल रहे हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो उससे क्या पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए जो हमारे पास लैंड थी वो भी छोटी होती चली जा रही है, अर्बनाइजेशन होने लगा। तो फिर क्या है कि जो भी मतलब पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी प्रदूषक हैं, वातावरण में जमा हो रहे हैं, और वो उससे फिर क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और आपने वो सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर, जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, देयर इज 4 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो किससे घिरी हुई है? ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर क्या करती है कि अर्थ पर जो अल्ट्रा यूवी रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अब एक तो वो यूवी रेज से बचा रही है, दूसरा हम खुद यहाँ पर रह करके जो है ऐसे सारे पोल्यूटेंट्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये फ्रिज है, ठीक है, एसी है, इनसे सारी गैसें निकल रही हैं, ये सब जाके उसी ओजोन लेयर को जो है क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, उसमें होल कर रही हैं। तो इससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, उन सब का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ समय बाद बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है।
तो हमारे लिए चैलेंजेस आ जाते हैं एग्रीकल्चर में, इन सबसे कैसे हम आगे बढ़ करके काम करें, अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एडवांस करें। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो पहला इसमें क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिख सकते हैं इसमें हम, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तापमान वृद्धि हो रही है, और अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की मतलब वर्षा की अनिश्चितता। अब आप देखो, इस साल अगर बात करते हैं तो वर्षा ज्यादा हुई, रेनफॉल काफी हो गई, लेकिन अगर वहीं पिछले साल की अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेनफॉल कम हुई थी। और अभी भी जो है रेनफॉल हुई, तो देखो क्रॉप हमारी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वर्षा इस साल ज्यादा हो गई, अगले साल कम हो गई, अभी हो गई तभी हो गई? ये सब ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है। और हमारी एग्रीकल्चर और बेसिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल उत्पादन है, इसी से प्रभावित हो रहा है। तो दूसरा लिखिएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं है, वर्षा की अनिश्चितता। तो ये हो गए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दो चीजें मैंने आपको बताई, और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन पर, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारी फर्टाइल लेयर है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सॉइल साइंस में, डिफरेंस बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सरफेस सॉइल। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि जो हमारी फर्टाइल लेयर है जिस पर हम खेती करते हैं, वो डिग्रेडेटेड हो रही है, उसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। बहुत सारे रीजन हैं। पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई आप खुद ही सोचिए कि आपके गांव में जब आप छोटे थे तो कितने खेती होती थी, अब क्या हो गया कि वही खेत अगर मेन रोड पे थे तो वो उनकी प्लाटिंग होने लगी, वहां पर जो है कॉम्प्लेक्स बनने लगे। ठीक है, वहां पर दुकानें बनने लगी। तो क्या हुआ कि जो खेती करने वाली भूमि थी तो वो किस में बदल गई, जो है दुकानों में जो है, या कॉम्प्लेक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन हो गया। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर जो है लगातार हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते तो उससे भी सॉइल की हेल्थ क्या होती है, खराब होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे सॉइल डिग्रेडेशन में मेन चीज क्या है, सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण। ठीक है, या जो है उसी को कह सकते हैं सॉइल इरोजन। वही चीज, अब सॉइल इरोजन वाटर से भी हो रहा है, मान लीजिए बाढ़ आ गई तो सॉइल इरोजन हो गया, हवा के द्वारा भी होता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा है सॉइल सेलिनिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉइल सेलिनिटी, मृदा लवणता। मतलब हमारी जो सॉइल है वो बंजर होती जा रही है। बंजर इन द सेंस, बंजर का मतलब ये है कि जो है अनफर्टाइल हो जा रही है। अब ज्यादा एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, देखो कोई भी फील्ड है तो उससे हम एक पॉइंट तक ही मैक्सिमम जो है इल्ड ले सकते हैं। अब खेत जो है ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा हम फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर दें तो जो भी प्रोडक्शन मिल रहा है, मान लीजिए अगर हमने जो है 2 बोरी डाला यूरिया, तो हमको मान लो 20 क्विंटल मिला गेहूं, तो पता चला अगली बार हम डालेंगे जो है 10 क्विंटल, तो हमको मिल जाएगा 80 क्विंटल। भाई लैंड से एक फिक्स अमाउंट तक ही हमको मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जब ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो सॉइल हमारी डिग्रेडेटेड होती है, उसमें सॉल्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारी लवणी हो जाएगी, लवण उसमें सॉल्ट्स जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो फिर मिट्टी की जो है दशा खराब हो जाएगी, वो सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहलाएगी। ठीक है, सॉइल एसिडिक हो जाएगी, सॉइल सैलिनिटी उसमें डेवलप हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है कि इसको होने से बचाना, सॉइल को सैलिनिटी जो डेवलप हो रही उसको
रोकना, कम करना और उसको सुधारना। ठीक है, तो ये चीज है। और साथ ही साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूसिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम होगी। मतलब भाई जब इरोजन होगा तो जो फर्टाइल लेयर है वो भी चली जाएगी। अब आप ये सोचो, अगर कोई एक किसान है, अपने खेत में, आप लोगों ने एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा क्रॉप रोटेशन के बारे में। तो क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें जो है कि जो भी एक साल में क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसमें से जो है लेग्यूम क्रॉप को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी क्रॉप रोटेशन, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है मेंटेन रखती हैं। ठीक है, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप के पास क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नोड्यूल्स हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे, ये नाइट्रेट के रूप में फिक्स करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो हमारी सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी। अब आप ये सोचो कि पहले हम क्या करते थे, गोबर की खाद डालते थे। आज कोई गोबर की खाद डाल ही नहीं रहा है ही नहीं। दूसरी चीज कि जो है साल 2 साल 4 साल बाद डालते हैं, तो गोबर की खाद नहीं, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट है नहीं, हम बस केवल फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किए दे रहे हैं। तो केमिकल कोई चीज हो, आप जैसे बीमार भी होते हैं तो आप जो है एलोपैथी की दवाई खा रहे हो, अंग्रेजी दवाई खा रहे हो, तो उससे भी क्या है, एक समय बाद फिर जो आप मुंह से डकार भी लेते होगे तो आपके मुंह से जो है स्मेल आने लगती होगी। तो कहने का मतलब जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जब हम केमिकल्स को एक खाए जा रहे हैं तो सॉइल भी तो उसके साथ भी तो ऐसा होगा। और उन केमिकल्स को अल्टीमेटली हम भी खा रहे हैं। भाई फ्रूट, अगर हमने केमिकल्स का एप्लीकेशन किया तो फ्रूट में भी तो केमिकल है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सॉइल डिग्रेडेशन ये सबसे सेकेंड चैलेंज है। और थर्ड है वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, थर्ड जो है वो है वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब क्या है, जल की कमी। अब आप कहोगे सर, अपने अगर अर्थ की बात करें तो 1/3 पानी, तो पानी तो है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन वहां पर जो यूजेबल वाटर है वो केवल 1% है। और इसीलिए आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये सारी चीजें, पानी बचाओ, ये सारी चीजें। क्योंकि क्या है कि आप देख रहे हो पॉपुलेशन जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, डिमांड भी बढ़ेगी तो वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। अब पानी इतना ज्यादा यूज हो रहा है, और आप देख रहे होगे पहले कुएं खोद करके पानी निकाल लिया जाता था, अब कुएं खोदो तो पानी नहीं निकलेगा, वाटर लेवल और नीचे चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब एग्रीकल्चर के लिए तो भैया वाटर की जरूरत है ही है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, धान करना है तो पानी चाहिए। अब राजस्थान धान में आगे क्यों नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं वहां पर, वाटर की स्कैर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है वाटर स्कैर्सिटी में, पहला हाई एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या है, वाटर को हम बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पानी का यूज किया जा रहा है और बेफिजूल कार्यों के लिए। ठीक है, मतलब उनका अगर यूज है नहीं तब भी जो है हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इरिगेशन हम कर रहे हैं, इरिगेशन का मतलब सिंचाई क्रॉप में, वो इन इफिशियंट वे में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में लिख सकते हैं इन इफिशियंट इरिगेशन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इन इफिशियंट इरिगेशन, इन इफिशियंट इरिगेशन। मतलब ये है कि अब आप सोचो कि आप लोगों ने मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा फ्लड इरिगेशन के बारे में। तो फ्लड में क्या, हमने पानी जो है खेत में पूरा ऐसे खुला छोड़ दिया, बह रहा है पानी, तो उससे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब आप ये सोचो 10 से 20% वाटर यूज होगा, बाकी सब पानी वेस्ट जाएगा आपका।
70 से 80% पानी जो है लॉस हो रहा है। तो उसका एक जो है अल्टरनेटिव बनाया गया कि ड्रिप इरिगेशन करिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन करिए, क्योंकि बाकी तो वाटर यूज वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में, और ये सारे चैलेंजेस साइंटिस्ट के लिए भी हैं और फार्मर्स के लिए भी हैं। अब क्या करेगा भाई, अब ये वाटर स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, तो फिर जो है क्या करेगा साइंटिस्ट, ये सोचेगा कि हम ऐसी वैरायटी को डेवलप करें कि जो जल्दी तैयार हो जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हो, और वाटर डिमांड उसकी कम हो। ठीक है, तो मतलब इन सब चीजों पर काम करेगा साइंटिस्ट, ये सारी चीजें हैं। अब सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम है अगर, तो उसको तो हम सही करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसी कुछ और भी वैरायटीज हम डेवलप करेंगे जो सॉइल सैलिनिटी वाली जो अगर है एरिया, तो वहां पर हम उसको सलाइन सॉइल में जो है ग्रो कर सकें, ऐसी रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द चैलेंजेस अगेंस्ट एग्रीकल्चर, तो आप बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्कैर्सिटी। क्लाइमेट चेंज में आप देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मेच्योरिटी का एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, वो मेच्योरिटी पहले आ जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी है वो इफेक्टेड होगी। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन है, वाटर स्कैर्सिटी है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब एग्रीकल्चर के सामने बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको इनका जो है वो देखने को मिलेगा कि एकदम से जो है ऐसा हो गया, धीरे धीरे। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो एक वास्ट रीजन है एग्रीकल्चर का, बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो धीरे धीरे थोड़ा 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 बूंद बूंद करके तब ये इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। अगर इस पर काम नहीं किया गया तो फिर क्या होगा कि हम जब 70 या 60 साल के होंगे, 80 साल तो छोड़ दीजिए, तो फिर क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि हाँ एग्रीकल्चर ऐसा हो गया। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर कुछ टेंशन छोड़ दो, आज हमने लगाया खा लिया। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना तो मतलब सिर्फ बोल ही सकते हैं, हो तो रहा नहीं है। फिर लास्ट में ऑप्शन ये बचेगा माइग्रेशन वाला, यहाँ से छोड़ करके लोग दूसरे देश जाएंगे। मतलब पहले जो हमारे पास जो है, हमने बताया था आपको कि जो है बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या बोला जाता था, स्केयर फूड नेशन, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम उसको सरप्लस फूड नेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास देखिए लैंड नहीं रहेगी तो कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्रोनॉमी में बताया था कि जो फ्यूचर डिपेंड है स्कोप, वो हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे मरुस्थल क्षेत्र है, वहां पर खेती नहीं होती, तो हम ऐसी टेक्निक, ऐसे चीजों को डेवलप करेंगे कि वहां पर भी हम खेती कर सकें। क्योंकि आपको क्या, हम अपने ही खेत की बात करते हैं, तो जो मेन रोड पे खेत था वो बिक गया, उसमें प्लाटिंग होने लगी। तो ऐसे हमारे साथ नहीं, सबके साथ लगभग होगा। जिनके खेत कम होते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो खेती कहाँ पर होगी, और खेती नहीं होगी तो फिर ये डिमांड जो पॉपुलेशन की है इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हेडिंग लिखेगा स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, लिखेगा स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, सारे स्टेट्स को नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनसे चीज आएगा, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर है, लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति, इसको बोल सकते हैं
विभिन्न राज्यों में स्थिति। ठीक है, जैसे आप लोग अपना स्टेटस लगाते हैं वैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, जो है वो होगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात एक क्या है, इट इज ए लीडिंग स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, लीडिंग किस चीज के लिए है? बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप में अगर बात करते हैं तो क्रॉप में ये कॉटन, और सेकंड जो है ग्राउंडनट, उसके लिए लीडिंग माना जाता है कॉटन कल्टीवेशन। आप लोग अगर जो एग्रीकल्चर के हैं उन्होंने पढ़ा होगा तो उसमें इस स्टेट के बारे में देखा होगा। और जो है जो बायो वाले होंगे तो नहीं पता होगा। और दूसरी चीज, एनआरसी की बात करते हैं तो ग्राउंडनट की एनआरसी भी जूनागढ़ में है, और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। तो पहला तो ये क्या है कि लीडिंग स्टेट है। दूसरा क्या है कि किसके लिए जाना जाता है पार्टिकुलरली, ये जो है कॉटन एंड ग्राउंडनट प्रोडक्शन के लिए। तीसरा ये जो है क्या है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री में जो है ये क्या है कि अमूल जो है, अमूल कोऑपरेटिव जो है वो भी यहीं पर है। मतलब तीन सेक्टर में ये अच्छा इसका जो है लीडिंग इसकी कंडीशन है। और दूसरी बात, यहाँ का जो मतलब कि क्लाइमेट है, डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है, वो डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुजरात जो है मेनली किस जो है क्रॉप के लिए जाना जाता है, तो वो आपका फर्स्ट क्या है, एक तो आपका हो गया कॉटन, और सेकंड क्या है ग्राउंडनट। तो लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज ए लीडिंग स्टेट स्टेट इन स्टेट इन एग्रीकल्चर ऑफ आवर कंट्री, आवर कंट्री particularly particularly known for known for cotton cotton and groundnut production, groundnut। मैं आपको उतना ही लिखा रहा हूँ जितना काम का है। ठीक है, नहीं लिखाते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट चीज़ें आप लिखेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, याद करने में भी आसानी रहेगी। और जो है अगर आप यही लिखेंगे तो आंसर भी अच्छे से चेक होगा आपका, और नंबर भी बढ़िया मिलेगा। तो लिखिएगा ये 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 राज्य हमारे देश में, हमारे देश का कृषि में एक एक लीडिंग का मतलब क्या है? नेतृत्व करने वाला राज्य है। एक नेतृत्व
नेतृत्व करने वाला। करने वाला होता है। ठीक है। जो विशेष रूप से कपास कपास और कपास और मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है। कपास और मूंगफली उत्पादन के लिए मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक। अगला लिखिएगा। लिखिएगा द डाइवर्स climatic and soil conditions of this state support to the cultivation of wide range of cultivation of लिखिएगा cultivation of wheat wheat rice sugarcane wheat rice sugarcane and pulses। मतलब ये है कि जो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है गुजरात की, विविध जलवायु और मिट्टी की दशाएं हैं, ये क्या करती हैं, विभिन्न फसलों को उगाने के लिए क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, किसके, विशेष रूप से गेहूं, धान, गन्ना और दलहनी फसलों के लिए। ठीक है, लिखिएगा इस राज्य की इस राज्य की विविध जलवायु विविध जलवायवीय जलवायवीय एवं मृदा मृदा की दशाएं मृदा की दशाएं की दशाएं मृदा की दशाएं गेहूं, धान, गन्ना व दलहनी फसलों फसलों की खेती के लिए
खेती के लिए सहायक क्या है, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इन क्रॉप्स के जो है कल्टीवेशन के लिए क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इन क्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ गुजरात है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो लिख लीजिएगा गुजरात गुजरात आल्सो हैज ए significant contribution in horticulture sector. Horticulture sector producing fruits like mango and banana एक्सेट्रा। तो मतलब एग्रोनॉमी के फील्ड में तो ये आगे है ही है, उसी के साथ साथ अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में भी एक इसकी मतलब महत्वपूर्ण जो है योगदान है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया होगा, आगे देखिए। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा इसी की हिंदी, लिखिएगा गुजरात का बाग बागवानी क्षेत्र में भी आम और केला केला जैसे फलों के फलों के उत्पादन के साथ महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तीस अगला जो है एग्री सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, लिखेगा द स्टेट्स डेयरी सेक्टर डेयरी सेक्टर इज रोबस्ट का मतलब बहुत मजबूत है, रोबस्ट एंड द फेमस अमूल अमूल का मतलब जानते होंगे। ठीक है, द फेमस अमूल कोऑपरेटिव द फेमस इसको क्या बोलते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, लिख लीजिए चाहे इसको क्या बोलते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल कोऑपरेटिव
अमूल कोऑपरेटिव हेड क्वार्टर हेयर, हेड क्वार्टर हेयर। मतलब ये है कि डेयरी के क्षेत्र में भी ये क्या है, मजबूत है गुजरात राज्य। ठीक है, अब जितनी भी भैंसों की बात करेंगे, महसाना है, ठीक है, सूरती है, तो ये सब भैंसें कहाँ की हैं? ठीक है, जाफराबादी है, ये सब कहाँ की हैं? गुजरात की ही तो हैं। तो मतलब उसमें डेयरी सेक्टर में भी आगे है। और डेयरी सेक्टर के साथ साथ जो अमूल कोऑपरेटिव लिमिटेड है वो भी कहाँ पर सिचुएटेड है? वो भी गुजरात में ही है। तो मतलब एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें भी आगे है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी और डेयरी सेक्टर में। तो गुजरात एक अच्छा खासा लीडिंग जो है स्टेट बन जाता है अपने इंडिया में, अगर बात करें एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है, तो लिखिएगा इसकी इसकी डेयरी क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र मजबूत है तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमूल अमूल सहकारी सहकारी संस्थान का मुख्यालय यहीं स्थित है। तो इसलिए जो है, अब अमूल गोल्ड जो दूध आप खरीदते हैं, अमूल का जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सब कहाँ से बनता है? गुजरात में ही। अमूल आनंद मिल्क यूनियन। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। और वाइट रेवोल्यूशन में इसकी बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन था, तो इसलिए जो है हर सेक्टर में आगे है। ठीक है, अगला बात हम करेंगे पंजाब के बारे में। ठीक है, ठीक है, पंजाब। तो पंजाब, जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पंजाब जैसे ही नाम आता है तो ये लगता है कि पंजाब जो है, मतलब अब पंजाब के लोग भी देखे लंबे चौड़े, हेल्थी वेल्थी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और कल्टीवेशन की अगर बात करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में राइस और व्हीट में तो सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, इसीलिए जो है अब यहाँ पर आगे जब आप पढ़ेंगे तो अदर अदर कुछ स्टेट ऐसे हैं उनको हम स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडियन कंट्री। ठीक है, तो हार्ट किसे बोलेंगे? मध्य प्रदेश को। इसी प्रकार से फूड बास्केट ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं पंजाब को, या इसको ग्रेनरी जो है ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ग्रेनरी स्टेट ऑफ इंडिया, फूड बास्केट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा, अब फूड का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हम जो है चावल और रोटी खाते हैं, तो सब्जी तो है ही है। तो उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? पंजाब में हो रहा है। तो इसलिए पंजाब भी एक लीडिंग जो है क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जैसे और जो कुछ मैं नाम आपको, तो जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ठीक है, फिर अलग हो गया, हरियाणा है, इसी के साथ साथ गुजरात है आपका, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मतलब ये असम है। तो ये सब ऐसे जो हैं आपके स्टेट हैं जो मतलब, हाँ, नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर इस चीज़ का प्रोडक्शन ऑयल एग्रीकल्चर में इसका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के जो है एग्रीकल्चर के लिए वो मतलब फेवरेबल हैं। तो अगली जो हम बात करेंगे स्टेट की, वो है आपका क्या? वो है आपका पंजाब। तो दूसरा स्टेट लिखिएगा पंजाब।
पंजाब। ठीक है। तो अगर जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे तो मोहाली क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो भी कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। तो कितना बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है, तो हर चीज वहाँ की अच्छी है। तो लिखिएगा, इट इज आल्सो आल्सो कॉल्ड कॉल्ड फूड बास्केट ऑफ इंडिया। फूड बास्केट ऑफ इंडिया। फूड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रेनरी ऑफ इंडिया। या इसको जो है ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहते हैं। कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ इंडिया बिकॉज बिकॉज देयर देयर extensive production of wheat and rice. Extensive production of extensive लिखिए extensive cultivation of wheat and rice। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फूड बास्केट ऑफ इंडिया और ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो फूड बास्केट का मतलब ऐसी, फूड बास्केट का मतलब क्या है? भोजन का, या खाद्य की टोकरी। ठीक है। मतलब बास्केट जिसमें भोजन हो। तो ये कौन सा राज्य है? आपका पंजाब। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लिखिएगा ठीक है। गेहूं गेहूं और धान की व्यापक खेती के कारण खेती के कारण इसे भारत की खाद्य टोकरी या अनाजों का, ठीक है, अनाजों का क्या बोलते हैं? भारत का अन्न भंडार, वही चीज है। ठीक है? इसे भारत की भारत की खाद्य टोकरी, ठीक है, भारत की खाद्य टोकरी, भा, खाद्य टोकरी या अनाजों का भंडार। भंडार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान और गेहूं की खेती होती है, इसलिए इसको हम फूड बास्केट ऑफ इंडिया एंड ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इतना नोट कर लें, फिर नेक्स्ट के बात करते हैं। चलिए,
अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा। However, however, the soil degradation, degradation and water scarcity, water scarcity, water scarcity are critical, लिखिएगा। हालांकि हालांकि मृदा क्षरण व जल की कमी कमी क्रांतिक है, क्रांतिक है। मतलब यहाँ पर इतना प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन भी यहाँ पर हो रहा है। वाटर की स्कैर्सिटी, ये क्रिटिकल जो है यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। ठीक है। अगला लिखिएगा। पंजाब आल्सो आल्सो ग्रोन ग्रोन significantly मेज एंड बार्ले, मतलब धान गेहूं करते हैं, लेकिन मक्का और जो है जौ की भी खेती मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है। पंजाब आल्सो ग्रोन सिग्निफिकेंटली मेज एंड बार्ले। ठीक है। पंजाब पंजाब मक्का व जौ की भी खेती खेती महत्वपूर्ण रूप से करता है। लेकिन मेन जो क्रॉपिंग अगर पैटर्न आपसे कोई पूछे तो कौन सा है, वीट का है और आपका जो है राइस का है, मतलब जो है धान और गेहूं का है। ठीक है। ये इसका क्या है, मेन क्रॉप का वो है। ठीक है। और डेयरी सेक्टर की बात करते हैं तो डेयरी सेक्टर वो भी आगे है। जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स बफेलो की हैं, काऊ की हैं, तो उनको उसमें भी ये आगे है। ठीक है। तो हर चीज में आगे है पंजाब की, अगर बात आती है एग्रीकल्चर में। ठीक है। लिखेगा। द डेयरी सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग विथ सस्टेनेंशियल सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। लिखेगा। सतत दुग्ध उत्पादन के साथ
के साथ डेयरी क्षेत्र भी मजबूत है। मजबूत है। तो डेयरी सेक्टर भी क्या है कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ अब पंजाब जो है को अगर जानते हैं, ठीक है, देखिएगा, पंजाब पंजाब आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको पता है कि पंजाब क्यों एग्रीकल्चर में आगे है, क्योंकि वहां पर क्या है, यंत्रीकरण है, कृषि में यंत्रीकरण करना। मैंने आपको एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन जब बता रहा तो वहां पर बताया था। तो जो भी एग्रीकल्चर, उनके पास ट्रैक्टर है, लैंड है, ठीक है, उनके पास इरिगेशन का जो है सबसे अच्छा साधन है, ठीक है, अगर कटाई भी करनी है तो वो कंबाइन से कर रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मैकेनाइजेशन, हाई ईल्ड, ठीक है, ठीक है, लिखेगा पंजाब आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मैकेनाइजेशन 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 एंड हाई यील्ड हाई यील्ड हाई यील्ड हाई यील्ड मेकिंग अ क्रूशियल प्लेयर क्रूशियल प्लेयर इन ensuring नेशनल फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पंजाब को और किस रूप में हम जान सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब किससे कैरेक्टराइज्ड है, उसके लक्षण क्या हैं? एक तो मैकेनाइजेशन है, ठीक है, यंत्रीकरण है, और हाई यील्ड है, उच्च उत्पादन है, जो इसको बनाता है, ठीक है, एक मतलब मुख्य खिलाड़ी के रूप में फूड सिक्योरिटी नेशन के लिए। मतलब कि भारत देश में जो है फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा के रूप में, ये क्या है कि मुख्य खिलाड़ी की भूमिका अदा करता है यंत्रीकरण और उच्च उत्पादन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिएगा इसी को हिंदी में। पंजाब कृषि की विशेषता, लिखिएगा पंजाब कृषि की विशेषता विशेषता यंत्रीकरण यंत्रीकरण व उच्च उत्पादन या उच्च उपज है, जो जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा में राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका
लुभाता है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई अपने पंजाब की। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार क्या है, हरियाणा है, उसको भी देख लीजिए। हरियाणा, ठीक है, तो हरियाणा भी क्या है, इट इज सिमिलर टू द इट इज सिमिलर टू पंजाब। ठीक है, पहली चीज क्या है, लिखिएगा, इट इज सिमिलर टू पंजाब, मतलब ये पंजाब के समान है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा आल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेजर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, मतलब हरियाणा में भी मुख्य रूप से जैसे पंजाब में धान और गेहूं की खेती होती थी। ठीक है, ठीक है, द हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी सेक्टर डेयरी सेक्टर ऑफ द स्टेट डाइवर्सिफाइड। कैसे हैं, डाइवर्सिफाइड है मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर और जो डेयरी के क्षेत्र में भी ये क्या है, डाइवर्सिफाई है। स्टेट आर डाइवर्सिफाइड। ठीक है, क्या है, डाइवर्सिफाइड है, मतलब क्या है, विविध हैं। ठीक है, डेयरी डेयरी सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी क्या है, विविध हैं। इसके बाद बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, फिर बाकी की चीज़ें जो हैं शाम का लेक्चर जो 9 बजे होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब उत्तर प्रदेश क्या है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक क्या है, बिगेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है सॉरी, चलिए तो अगला हम बात करेंगे फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन इंडिया। क्या है, बड़ा, व्यापक है। ठीक है, तो लिखिएगा, पहला, यूपी इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है भारत में कृषि का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लिखेगा, उत्तर प्रदेश भारत में कृषि का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लिखेगा, इट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ wheat, राइस, शुगर केन
ठीक है। शुगर केन, शुगर केन, पोटैटो, पोटैटो, टोबैको एंड सेवरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप, वेजिटेबल्स क्रॉप्स। ठीक है। तो ये लिखिएगा, ये गेहूं, धान, गन्ना, गन्ना, आलू, तंबाकू, तंबाकू तथा अनेकों फल व फल व ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे लिखाते हैं। चलिए, अनेक फल, फल व फल व सब्जियों का सब्जियों का मुख्य उत्पादक है। ठीक है। शुगर केन तो ज़्यादा होता है, गेहूं भी ज़्यादा होता है। एरिया की अगर बात करते हैं स्टेट वाइज प्रोडक्टिविटी की, तो पंजाब में आगे, लेकिन प्रोडक्शन में अपना यूपी आगे है गेहूं में। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश को हम क्या कहते हैं, अ, चीनी का कटोरा। ठीक है, चीनी कटोरा का मतलब क्या है? ठीक है, बास्केट ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला, द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स एंड फेवरेबल फेवरेबल क्लाइमेट allow 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 for double double cropping in a double cropping in a different part of state। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा, गंगा के उपजाऊ मैदान और अनुकूल जलवायु। ठीक है, गंगा के, क्योंकि भाई अगर हम यूपी की बात करते हैं तो जो भी मुख्य नदी जैसे गंगा है, तो गंगा के जो अ, मैदानी क्षेत्र हैं तो यूपी में ही आएंगे। तो वहाँ पर क्या है, और वहाँ के जलवायु मैदानी क्षेत्र जो उपजाऊ हैं, वो यहाँ पर जो है डबल क्रॉपिंग का मतलब क्या है, दो फसलें या जो उससे अधिक फसलें लेने के लिए क्या है, अनुकूल हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, गंगा के उपजाऊ उपजाऊ मैदानी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तथा अनुकूल जलवायु
तथा अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु, दोहरी, दोहरी सस्यन, सस्यन का मतलब फसलों को उगाना, दोहरी सस्यन को, दोहरी सस्यन को राज्य के विभिन्न, विभिन्न, विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में खेती करने के लिए, खेती करने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, मतलब साल में 2 क्रॉप आप ले सकते हैं, क्योंकि जो है गंगा का जो प्लेन है, ठीक है, वो कैसा है, फर्टाइल है। तो यहाँ की जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो अलाउ करती है डबल क्रॉपिंग इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब स्टेट का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो गंगा के उपजाऊ मैदानी का अनुकूल जलवायु दोहरी सस्यन को, ठीक है, दोहरी सस्यन को जो है, दोहरी सस्यन राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेती करने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, राइस व्हीट इज द डोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ उत्तर प्रदेश। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा अगर कोई पूछे। ठीक है, और ये इंडिया का भी है। ठीक है, राइस व्हीट इज द डोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब फसल प्रणाली। ठीक है, मतलब यही अपने वहाँ मुख्य रूप से ज़्यादातर खेती होती है। ठीक है, अब शाम की जो क्लास होगी रात 9 बजे, उसमें हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम, इन सब स्टेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इस सेशन में। एक सेशन अभी और होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो संडे को 2 या 2-3 क्लास कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।